नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग कल पढ़ चुके हैं वसुदेव चौहान के बारे में, और वसुदेव चौहान से लेकर कुछ दुर्लभ राज वगैरह इनसे लेकर हम अजय पाल तक के कुछ शासकों के बारे में, उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम ले रहे हैं, ध्यान रखना, अजमेर व दिल्ली के चौहान वंश का इतिहास, और चौहान वंश के प्रमुख शासकों के अंदर ले रहे हैं अन्नाजी, जगदेव चौहान, अपरगराय, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर चौहान और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राय पिथौरा, जिनको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था, दल पुंगल के नाम से जाना जाता था, उनका चित्र है। कहा जाता था कि इन्होंने भारत में दो ही ऐसे शासक हुए हैं, उनमें से एक पृथ्वीराज थे और दूसरे थे श्री राम के पिताजी दशरथ, जो शब्द भेदी बाण चलाते थे। शब्द यानी कि आंखें बंद करके भी शब्द सुन के बाणों को संधान कर सकते थे, बाणों का संधान कर सकते थे, बाण चला सकते थे। तो आज हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, मेन आज का जो मुख्य जो रहेगा अपना, वो रहेगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। बाकी शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अन्नाजी, जगदेव, अपराज्ञ, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर जो पृथ्वीराज के पिता हैं, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अन्नाजी चौहान के बारे में। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, आपको कुछ जानकारी चाहिए इतिहास को लेकर कि इनको, इस सब्जेक्ट को पढ़े कैसे कि हमें याद हो, सब्जेक्ट के नोट्स किस तरह बनाए, तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पर, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और यूट्यूब है। तो इन तीनों पे आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको हर एक के कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो आज हम लेते हैं सबसे पहले अन्नाजी चौहान के बारे में। देखो, इनका राज्याभिषेक जो है, ध्यान रखना, 1133 में होता है, यानी कि शासन पे बैठते हैं। पिता का नाम है इनके अजयराज चौहान। इनके दरबार में, ध्यान रखना, 2 जैन धर्म के विद्वान थे। एक का नाम था धर्मघोष और दूसरे का नाम था देवबोध। युद्ध और अभियानों के बारे में अगर देखें, ध्यान रखना, इनके युद्ध और किसके, अर्णोराज के। तो नागौर के तुर्कों ने अजमेर पर आक्रमण किया, तब अर्णोराज ने अजमेर के समीप तुर्कों को क्या कर दिया, परास्त कर दिया, और तुर्कों का रक्त साफ करके, जहां तुर्कों का रक्त गिरा था जिस जगह पे, उस रक्त को साफ करके वहां पर एक झील का निर्माण करवाया, जिसे अन्ना सागर झील कहते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखना, अर्णोराज ने अजमेर में 1137 में चंद्रा नदी के पानी को रोककर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। फिर इसके ऊपर, अन्ना सागर के ऊपर और भी धीरे धीरे मुगल काल आता है। मुगल काल के दौरान भी कई निर्माण कार्य होते हैं। जैसे देखिए, जहांगीर ने अन्ना सागर झील के किनारे शाही बाग या दौलत बाग का निर्माण करवाया। वर्तमान में इस बाग को, ध्यान रखना, सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसी झील के किनारे नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने पहली बार गुलाब व खसखस से इत्र का निर्माण किया था। शाहजहां ने इस झील के किनारे 12 दरी का निर्माण करवाया, अपनी भाषा में जिसको बोलते हैं बरामदा। ठीक है ना, बहुत बड़ी साड़, साड़ बोलते हैं, उस साड़ का निर्माण कौन करवाता है, शाहजहां करवाता है। जहांगीर किसका करवाता है, ध्यान रखना, दौलत बाग का, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। नूरजहां की मां थी जिसका नाम था अस्मत बेगम, उसने पहली बार यहाँ पर गुलाब और खसखस के इत्र का निर्माण किया था। और शाहजहां इस झील के किनारे एक 12 दरी का निर्माण करवाता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अन्ना सागर का निर्माण कब हुआ, किस नदी के पानी को रोककर हुआ, इसके किनारे, और मुगल बादशाह जो थे, वो 2 मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां किस किस चीज का निर्माण करवाते हैं, और नूरजहां की मां जो है वो किस चीज का निर्माण करती है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और अधिक जानकारी लेते हैं चौहान डायनेस्टी के बारे में, चौहान वंश के बारे में। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर देखें, एक हो जाता है इनका संघर्ष शुरू हो जाता है, चौहान चालुक्य संघर्ष। ठीक है ना, उस टाइम अर्णोराज के समय एक चौहान चालुक्य संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, अहिलवाड़ा के चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह ने अर्णोराज पर आक्रमण कर दिया। किसने किया, ध्यान रखना, अहिलवाड़ा। अहिलवाड़ा का गुजरात के अंदर, अहिलवाड़ा का देख लो, ध्यान रखना, अहिलवाड़ा गुजरात। यहां का एक शासक था जिसका नाम था क्या, ध्यान रखना, सिद्धराज जय सिंह। जय सिंह ये किस पे आक्रमण कर देता है, अर्णोराज पे आक्रमण कर देता है, परंतु इस सिद्धराज जय सिंह की क्या हो जाती है,
हार हो जाती है, सिद्धराज जयसिंह हार जाता है और समझौते के तहत उसकी एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है कंचन दे। इसकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या है? कंचन दे। इसका विवाह ध्यान रखना अर्णोराज के साथ करवा देता है, ठीक है ना। दूसरी पुत्री देवल दे से भी विवाह कर लेता है अर्णोराज। इसकी एक और पुत्री थी, ध्यान रखना, दो पुत्रियां थी, उसका एक का नाम कंचन दे, दूसरा का नाम देवल दे था। तो वो दोनों से विवाह कर लेता है कौन? अर्णोराज कर लेता है। ये पहला संघर्ष हो गया। दूसरी बार फिर चालुक्य जो है वो चौहानों के ऊपर करते हैं, आक्रमण करते हैं। इसमें क्या होता है ध्यान रखना, अर्णोराज देवल दे दोनों चौपड़ खेल रहे होते हैं। कुमारपाल की बहन थी ये, कुमारपाल उस समय शासक था अहिलवाड़ा का। तो दोनों चौपड़ खेल रहे होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के कुल की निंदा करते हैं, जिससे कुमारपाल अजमेर पर आक्रमण कर देता है। बहन अपने भाई को कहती है ये हमारे कुल की निंदा कर रहा है, और भाई आक्रमण कर देता है। अर्णोराज कुमारपाल के सामंतों में फूट डालता है। दोनों ही शासक अपने अपने साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। 1446 में कुमारपाल ने आबू के नजदीक अर्णोपाल को कर दिया पराजित। 1150 कुमारपाल ने अजमेर पर पुनः आक्रमण कर वापिस अर्णोराज को और पराजित कर दिया। अर्णोराज की दो रानियां थी, ध्यान रखना, कंचन दे का पुत्र सोमेश्वर हुआ जो पृथ्वीराज का पिता है, और एक सुधवा के 3 पुत्र हुए, जगदेव, बिसलदेव और देवदत्त। आगे जगदेव भी शासक बनता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, कंचन दे अपने पुत्र सोमेश्वर को लेकर कहां चली जाती है? अहिलवाड़ा चली जाती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ननिहाल चले जाते हैं ये कौन? सोमेश्वर चले जाते हैं अहिलवाड़ा, ननिहाल अपने चले जाते हैं अपनी माता के साथ में। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। 1155 के अंदर, ध्यान रखना, कब? 1155 के अंदर, एक ध्यान रखना, 1155 के आसपास एक राजस्थान के एक और नगर की भी स्थापना होती है, ध्यान रखना। राव जैसलमेर की स्थापना करते हैं, रावल जैसल, ठीक है, जैसल बाटी, जैसलमेर की स्थापना भी करते हैं 1155 के अंदर। तो अर्णोराज चौहान की एक रानी थी जिसका नाम था सुधवा। उसका पुत्र जगदेव चौहान अपने पिता की हत्या कर देता है, और पिता की हत्या करके वो शासक बनता है 1155 के अंदर। तो चौहान वंश का पहला पितृहंता कौन है? ध्यान रखना, पितृहंता जगदेव चौहान। किसकी हत्या करता है? अर्णोराज की हत्या करता है। अब बन जाता है शासक कौन? जगदेव चौहान। 1155 से 1158 इन्होंने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की। इन चौहान वंश का, इसे चौहान वंश का पितृहंता कहा जाता है। 1158 में भाई बिसलदेव चौहान ने जगदेव चौहान को पराजित कर अजमेर का राजा बन जाता है। जगदेव चौहान का पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय था, ठीक है ना, पृथ्वीराज सेकंड था, अपराजय, ठीक है, ध्यान रखना। जगदेव चौहान का पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने, जगदेव चौहान का एक पुत्र था जिसका नाम था क्या? पृथ्वीराज द्वितीय। वह अपरगराय को पराजित करके अजमेर पर वापस अधिकार कर लेता है। अब शासक बनता है, ध्यान रखना, पृथ्वीराज द्वितीय। 1165 से 1169, इसकी भी ध्यान रखना, जल्दी 69 के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो अजमेर के मंत्री सारी एक बैठक बुलाते हैं, और अब बैठक बुला के शासक कौन बचा है? ध्यान रखना, एक बहन जो कहां चली गई? अपने भाई के यहां पर। उस बहन का एक पुत्र था सोमेश्वर, उसको बुलाने के लिए सारे मंत्री इकट्ठा होकर कहां जाते हैं? अहिलवाड़ा जाते हैं, और कहते हैं कि धनी हुकुम, पधारो आप अजमेर, और अजमेर का शासन ग्रहण करो। अजमेर का राज सिंहासन खाली है, आप वहां पर बैठो। तो अब शासक आएगा कौन? ध्यान रखना, सोमेश्वर आएगा। उससे पहले ये सारे के सारे शासक थे, ठीक है ना। जगदेव शासक बना, जगदेव अपने पिता अर्णोराज की हत्या करके शासक बनता है। जगदेव का पुत्र था पृथ्वीराज, ध्यान रखना, और एक था कौन? अपरगराय। पृथ्वीराज जो था वह अपरगराय को पराजित कर अजमेर पर आक्रमण कर लेता है, और जल्द ही पृथ्वीराज द्वितीय की भी मृत्यु हो जाती है। तब अजमेर के जो मंत्री थे वो सारे के सारे इकट्ठा होकर अहिलवाड़ा गुजरात जाते हैं, और वहां पर सोमेश्वर को कहते हैं कि गद्दी खाली है और आप आकर विराजमान होइए, अजमेर का कार्यभार संभालिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, नोट्स बनाने में, नोट्स लाने में बहुत समय लगता है। हर जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन डेट्स के आधार पर हम बता सकते हैं कि आगे वाला शासक कब आ रहा है, कब जा रहा है। तो जितना हो सके, हर जानकारी इकट्ठा करने में बड़ा मुश्किल लगता है, तो जितना हो सके चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।
ताकि ये जानकारी जो है, अब एक तो इस जानकारी से अपने को अपने इतिहास के बारे में पता चलता है, दूसरा आज के टाइम में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये छोटे छोटे तथ्य जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजकल प्रश्न पहले की तरह नहीं पूछे जाते, ठीक है ना, कि पृथ्वीराज का नाम, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक अन्य नाम क्या है, तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। प्रश्न बहुत ही गूढ़ता से पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। ऐसे प्रथम पितृहंता, चौहान वंश का प्रथम पितृहंता, तो कई बार अपने को याद ही नहीं रहता कि जगदेव चौहान को पितृहंता कहा जाता है, तो थोड़े गूढ़ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से तैयारी करो, उस हिसाब से नोट्स बनाओ, ताकि आप हर एग्जाम को क्रैक कर सको, क्लियर कर सको। चलते हैं अगली स्लाइड में। अब ध्यान रखना, सोमेश्वर आ जाता है, ठीक है ना। अब सोमेश्वर आ जाता है। अब सोमेश्वर चौहान, इसकी एक बहन पत्नी थी जिसका नाम क्या था, ध्यान रखना, कंचन दे। ये दोनों, सॉरी, इसकी माता का नाम कंचन दे था, और ये पत्नी किसकी थी, माता तो थी किसकी, सोमेश्वर की, और पत्नी किसकी थी, अर्णोराज की। पत्नी किसकी है, अर्णोराज की। ये दोनों एक दिन चौपड़ खेल रहे होते हैं, और चौपड़ खेलते खेलते अर्णोराज जो है वो कंचन दे के कुल की निंदा करता है, और कंचन दे नाराज हो जाती है और अपने भाई कुमारपाल के पास चली जाती है, और उसको कहती है कि ये मेरे अपने कुल की निंदा करता है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। तो कुमारपाल आक्रमण करता है, अर्णोराज को 2 बार हराता है। एक तो अजमेर के समीप हराता है, पहले आबू के पास हराता है, फिर अजमेर के पास हराता है। तो 2 बार हराने के बाद में फिर अर्णोराज की हत्या कौन कर देता है, जगदेव कर देता है, और शासक बन जाता है। तो ये कंचन देव क्या करती है, अपने, जब ये पीहर गई थी, अपने भाई के पास गई थी, तब अपने पुत्र सोमेश्वर को भी लेके चली जाती है। बाद में कोई शासक नहीं बचता है, तो अजमेर के सामंत इकट्ठा होकर कहाँ आते हैं, सोमेश्वर के पास आते हैं, और कहते हैं कि तू गद्दी को संभाल। सोमेश्वर की एक उपाधि अपने को देखने को मिलती है, ध्यान रखना, प्रताप लंकेश्वर। लालन पालन इसका कहाँ होता है, अहिलवाड़ा गुजरात के अंदर। पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के पश्चात अर्णोराज के पुत्र सोमेश्वर चौहान को उत्तराधिकारी के रूप में अहिलवाड़ा से अजमेर बुलाया जाता है। सोमेश्वर के समकालीन आबू का राजा, ध्यान रखना, जैत्र सिंह या सलखा था, ठीक है ना। आता है सोमेश्वर, बड़ी शांति व्यवस्था थी उस समय, कोई इतने युद्ध वगैरह नहीं हो रहे थे। अब सोमेश्वर का पुत्र बनता है कौन, पृथ्वीराज चौहान। 1177 के अंदर सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है। 77 के अंदर सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज चौहान जो है वो शासक बनता है। पिता का नाम, ध्यान रखना, सोमेश्वर। सोमेश्वर की पत्नी थी कपूरी देवी, उससे उत्पन्न संतान थी पृथ्वीराज चौहान। जन्म, ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान का जन्म भी कहां होता है, अहिलवाड़ा गुजरात के अंदर, 1166 के अंदर, 1166 के अंदर। 11 साल का था तब इसको अजमेर का शासन मिल जाता है। इसकी उपाधियां मिलती है 2, ध्यान रखना, एक तो दल पुंगल, एक राय पिथौरा। विश्व विजेता, क्योंकि ये कोई युद्ध हारा नहीं था, तराइन के द्वितीय युद्ध के अलावा ये कोई युद्ध हारा ही नहीं था, इसलिए इसको दल पुंगल की उपाधि दी गई थी। इसका राज्याभिषेक क्या होता, कब होता है, ध्यान रखना, चौहान का राज्याभिषेक 11 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। कब, 1177 में, ठीक है ना। प्रधानमंत्री कौन कौन है, ध्यान रखना, एक था भुवनमल, पृथ्वीराज चौहान के अल्पायु के समय शासन संचालन करता है और पृथ्वीराज के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। सेनापति कदमबास कैलाश कैमास ने पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में सुरक्षित रखा, उसकी सुरक्षा की। ज्यादातर, ये ध्यान रखना, कैमाश नाम मिलता है, ठीक है ना। कदमबास भी मिलता है, पर ज्यादातर नाम ध्यान रखना कैमाश। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट शासक है चौहान वंश का। इस शासक को, ध्यान रखना, अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। राज पिथौरा, दल पुंगल इसकी उपाधियां हैं। चलते हैं आगे की स्लाइड के अंदर। देखिए, अंतिम प्रतापी शासक, अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक। इसके बाद अजमेर के अंदर चौहानों का शासन नहीं रहता है। 1177 में पिता सोमेश्वर की मृत्यु के समय पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष के थे और अल्पायु में शासक बने। इनकी माता कपूरी देवी बड़ी योग्य थी, बुद्धिमान थी, वो राज्य का संचालन करती थी। 1178 में पृथ्वीराज ने राजकार्य अपने हाथ में ले लिया। पृथ्वीराज चौहान जब शासक बना तो स्वयं को चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ पाया। उसने धीरे धीरे इनका सफाया करना शुरू किया। अब कौन कौन से शत्रु थे, ध्यान रखना। सबसे पहले तो इसका एक भाई था नागार्जुन, फिर भंडानक थे,
एक बर्बर जाति थी, उनकी समस्या, उनको हराया। महोबा, महोबा सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध था, इसका ध्यान रखना, आल्हा और उदल के साथ में, ठीक है ना। तो महोबा का भी किया इसने, गुजरात के गढ़ वालों का भी, ठीक है ना, और मोहम्मद गोरी, ये भी ध्यान रखना। तो ये सारे की सारी समस्याएं थी इसके सामने, इतने शत्रु उसको चारों तरफ से घेरे हुए बैठे थे। इन सबका उसने धीरे धीरे सफाया करना शुरू किया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आला और उदल, ये युद्ध ध्यान रखना, महोबा का युद्ध बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इनके बारे में कहा भी ज्यादा, ध्यान रखना कि मोहब्बा वाले बड़े लड़ैया, जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो ही मर जावे, एक को मारे दो ही मर जावे, इसके आला उदल के बारे में कहा जाता था। तीसरा खौफ खाए मर जाए, कुछ ऐसी एक कहावत है कि मोहब्बा वाले बड़े लड़ैया, जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो ही मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो इतने भयंकर लड़ैया थे ये दोनों, आला और उदल। मोहब्बा, मोहब्बा का ध्यान रखना। सबसे पहले इसने नागार्जुन का कैसे दमन किया देखते हैं कि 1178 के अंदर पृथ्वीराज चौहान और नागार्जुन के मध्य गुड़गांव, हरियाणा के अंदर, ये गुड़गांव कहां है, हरियाणा के अंदर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना का नेतृत्व तो भुवनमल ने किया, ठीक है ना। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और नागार्जुन पर वो पूरा पूरा कंट्रोल कर लेता है। फिर भंडारगढ़ का दमन करता है वो, ठीक है ना। ये हरियाणा की एक विशेष जाति है, ठीक है ना, हरियाणा क्षेत्र की जाति है, जो उस समय चौहान साम्राज्य में लूटपाट करती थी। मैंने आपको कहा भंडारगढ़ थोड़े बर्बर किस्म की जाति थी। पृथ्वीराज चौहान ने इस जाति का दमन किया और अपने क्षेत्र को लूटपाट से बचाया। अब ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई जा रही है कि महोबा पर अधिकार। महोबा में एक चंदेल वंशीय शासक, ध्यान रखना, परमर्दी देव चंदेल शासन किया करते थे। इनके पास विश्व के सबसे ताकतवर, सबसे बुद्धिमान दो सेनापति थे, जिनका नाम था आला और उदल। इन दोनों सेनापतियों के बल पर, ध्यान रखना, परमर्दी देव चंदेल अपने क्षेत्र पर शांतिपूर्वक शासन करता था। पृथ्वीराज, परमर्दी देव चंदेल और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1182 में तुमुल का युद्ध हुआ तथा इस युद्ध में, ध्यान रखना, आला और उदल दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में विजय हुआ। पृथ्वीराज चौहान महोबा का कार्यभार पुंजन राय को सौंप देता है। ध्यान रखना कब होता है, कौन सा युद्ध होता है, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, परमर्दी देव व पृथ्वीराज चौहान के बीच 1182 में तुमुल का युद्ध हुआ और इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे, ध्यान रखना, परमर्दी देव के दो सबसे होशियार, सबसे कह सकते हैं कि बलवान सेनापति, जिनका नाम था आला और उदल। ये दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं। इनके बारे में कहावत कही जाती है, इस युद्ध के अंदर ही कही गई है कहावत कि मोहब्बा वाले बड़े लड़ैया, जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो ही मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। यानी इतनी भयंकर तरीके से ये युद्ध करते थे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आला और उदल के बारे में देखो, एक और चीज भी कही जाती है। जब अपन आला और उदल को पढ़ते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि 52 में श्रेष्ठ थी उदल की तलवार, उदल की तलवार वार न जावे खाली, ब्रह्मा ढवे लखन करे मिलके रखवाली, सुलखा इंद्र जगन मलखान सैयद ताला। यानी उसने बहुत सारे मलखान जैसे योद्धाओं को भी उसने क्या किया था, आला और उदल ने पराजित किया था। आगे देखते हैं। फिर ध्यान रखना, पृथ्वीराज के समय भी ध्यान रखना, चौहान और चालुक्य संघर्ष होता है, जिसमें पृथ्वीराज और भीमदेव के मध्य युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे कान्हा, भीमदेव के चाचा व उसके 7 पुत्रों ने उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। पृथ्वीराज चौहान अपने पिता सोमेश्वर की हत्या का बदला लेना चाहता था। इच्छा कंवरी आबुक के राजा की पुत्री थी, जिसका विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हो गया। और ये ध्यान रखना, भीमदेव भी उसके साथ विवाह करना था। मुख्य कारण तो यही था, सबसे मुख्य कारण ध्यान रखना लुगाई वाला होता है, ठीक है ना। ये आबू की राजकुमारी थी, जिसका नाम क्या था, इंछा गौरी।
भीमदेव भी उसके साथ विवाह करना चाहता था और पृथ्वीराज का उसके साथ विवाह हो जाता है तो भयंकर दुश्मनी हो गई भाई, ऐसे कैसे? ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जगदेव प्रतिहार ने पृथ्वीराज चौहान व भीमदेव के मध्य समझौता करवा दिया। इस समझौते व युद्ध की जानकारी एक अभिलेख से मिलती है जिसका नाम है चारलू शिलालेख बीकानेर। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौहान चालुक्य संघर्ष जो पृथ्वीराज के समय हुआ उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? चारलू शिलालेख बीकानेर से मिलती है। फिर होता है नागौर का युद्ध 1184 में पृथ्वीराज चौहान व जगदेव प्रतिहार के मध्य, जिसमें भी पृथ्वीराज की क्या होती है? विजय होती है। ठीक है ना। चौहान गढ़वाल संघर्ष, गढ़वाल कौन? ये अभी बाद में अपन देखेंगे, पहले ये देखो कि गढ़वाल संघर्ष क्या था। तो पृथ्वीराज चौहान था, पास में सबसे बड़ा शासक जो था वो था, ध्यान रखना, जयचंद गढ़वाल, जो पृथ्वीराज का मौसेरा भाई था, मौसी का लड़का था। अब संघर्ष का कारण क्या था? ध्यान रखना कि पृथ्वीराज व जयचंद के नाना जो थे अनंगपाल तोमर दिल्ली के शासक थे। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे चुन लिया? पृथ्वीराज को घोषित कर दिया, जिससे क्या हो जाता है? जयचंद नाराज हो जाता है। ये था पहला कारण। दूसरा कारण क्या था? ध्यान रखना कि पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, ठीक है ना, संयोगिता, उसे स्वयंवर से भगाकर लेके चला जाता है। ये भी एक कारण हो जाता है कि इससे जयचंद गढ़वाल अपनी बेइज्जती समझता है। ठीक है ना। वैसे इनकी प्रेम कहानी भी काफी प्रसिद्ध है, राय पिथुरा और संयोगिता की प्रेम कहानी थी, वो भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये क्या करता है? जयचंद की कुछ गलतियां भी थी। जयचंद क्या करता है? वहां पृथ्वीराज का पुतला बना के खड़ा करता है। तो ये संयोगिता पृथ्वीराज के पुतले के गले में माला डालती है और एक लेटर लेके कहती है, अगर आप मुझे नहीं लेके गए तो मैं विष पी लूंगी। अब रहा, राजपूत शासक किसी अबला को विष पीने पर कैसे मजबूर कर सकता है? तो ये क्या करता है कि वो संयोगिता को, भरे दरबार में स्वयंवर चल रहा होता है, जयचंद गढ़वाल अपने सिंहासन पर बैठा है, उसी के सामने घोड़े पर आता है और संयोगिता को वहां से भगाकर ले जाता है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे पृथ्वीराज के बारे में और जानकारी, क्योंकि अभी मोहम्मद गोरी नहीं आया, अभी तक हम लोग चल रहे हैं 84, 85, 86 के अंदर, 1184, 1185 और 1186 के अंदर। अब आता है गौरी, भारत में गौरी का आगमन। ध्यान रखना, पहला आक्रमण जो गौरी करता है वो 1175 में करता है, 1175 के अंदर। 78 के अंदर गुजरात के भीमदेव द्वितीय यानी मूलराज द्वितीय पर आक्रमण करता है। इस युद्ध में, यह युद्ध आबू में हुआ, इस युद्ध में गौरी की हार हुई और गौरी भाग जाता है यहां से। ठीक है ना। मोहम्मद गौरी ने भारत के उत्तरी क्षेत्रों से पुनः प्रवेश किया। 1182 में पंजाब प्रांत पर अधिकार कर लेता है। गौरी ने तबर हिंद, यानी कि तबर हिंद प्राचीन नाम है भटिंडा का, ये ध्यान रखना, भटिंडा का प्राचीन नाम क्या है? तबर हिंद। उस जगह को क्या कर लेता है? जीत लेता है, विजय कर लेता है। अब ध्यान रखना, दो बड़े शासक, ठीक है ना, दिल्लीपति कौन? पृथ्वीराज चौहान। आनंदपाल तोमर ने किसको दे दिया दिल्ली? पृथ्वीराज चौहान को। इधर से कौन आ गया है? गौरी आ गया है। कहां तक पहुंच गया? भटिंडा तक पहुंच गया। तो इनका आमना सामना होना अनिवार्य हो गया है। तब होता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के अंदर, 1191 के अंदर, करनाल हरियाणा में एक मैदान है, तराइन का मैदान, जिसमें दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान व गजनी के शासक मोहम्मद गौरी के मध्य भयंकर युद्ध होता है। ध्यान रखना, इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज का सेनापति होता है गोविंद राय, जो गौरी को कटार फेंक के घायल कर देता है और गौरी हार जाता है इस युद्ध को। पृथ्वीराज क्या करता है? गौरी की भागती हुई सेना का पीछा नहीं करता और गौरी को बंदी बनाकर कहां ले आता है? अजमेर लेके आ जाता है। ठीक है ना। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। विजय के जोश में पृथ्वीराज चौहान भागती हुई गौरी सेना का पीछा नहीं किया। कुछ इतिहासकार से पृथ्वीराज की महान भूल बताते हैं और मैं भी मानता हूं कि उसे पीछा करके गौरी की सेना को मारना चाहिए था। ये पृथ्वीराज की सबसे बड़ी भूल थी। सिर्फ गौरी को बंदी बनाकर लाता है और कुछ समय बाद में राजपूत था, तो राजपूतों में एक प्रथा रही होती है कि अगर माफी मांग ले तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो गौरी को वो बाइज्जत बरी भी कर देता है। गौरी को एक घोड़ा, कुछ वस्त्र, आभूषण देके, मतलब पूरा सम्मान के साथ ये वहां से भेज देता है। गौरी चला जाता है और गौरी 1 साल तक, यानी 1192 तक वापिस से युद्ध की तैयारी करता है। ठीक है ना। और उसी मैदान में वापिस आके खड़ा हो जाता है गौरी। तराइन का द्वितीय युद्ध, ध्यान रखना, 1192 में होता है। वही तराइन, करनाल हरियाणा। मोहम्मद गौरी 1 वर्ष तक सैनिक इकट्ठे करने व आक्रमण की तैयारी करता है। 1192 में लाहौर से मुल्तान के मार्ग पर होता हुआ वो वापस इसी तराइन के मैदान में आ पहुंचता है।
गौरी इस युद्ध को छल से जीतना चाहता है, इसलिए वो युद्ध से पहले पृथ्वीराज को कहता है कि वह युद्ध नहीं अपितु संधि करना चाहता है। अब संधि की बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान जो है वो बहुत ही कम सेना लेकर वहां मैदान के अंदर पहुंचता है, तराइन के मैदान के अंदर। पृथ्वीराज की सेना संधि के भ्रम में थी। सुबह सुबह राजपूत शासक सोए हुए थे। सुबह 5 बजे का टाइम था, कोई सोया हुआ था, कोई निवृत्त होने के लिए गया था, कोई नहा रहा था। हथियारों के पास कौन था? कोई नहीं था। सब लोग एकदम अनजान थे और गौरी उसी समय उनके ऊपर हमला कर देता है। इस अचानक आक्रमण से राजपूत सेना घबरा जाती है और पृथ्वीराज चौहान जो है युद्ध भूमि से भाग जाता है, परंतु गौरी उसका पीछा करता है और सिरसा के पास उसको पकड़ लेता है और वहीं पे मार देता है। इसी का अपने को प्रमाण मिलता है। परंतु ध्यान रखना, चंद्रवरदाई द्वारा कृत पृथ्वीराज रासो कुछ अलग ही बात करता है, उसको भी अपन पढ़ेंगे। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पृथ्वीराज रासो क्या कहता है? चंद्रवरदाई द्वारा कृत एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसके अनुसार ध्यान रखना कि गौरी जो है पृथ्वीराज को बंदी बनाकर कहां लेके जाता है? ध्यान रखना, गजनी लेके जाता है। कौन सा ग्रंथ कहता है? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज का ही दरबारी कवि है और दोस्त भी है, ये लिखता है। तो पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गौरी गंजनी लेके जाता है और वहां दरबार के अंदर पृथ्वीराज को कहता है कि अपनी नजरें नीची कर। तो पृथ्वीराज कहता है कि राजपूत दो ही समय अपनी नजरें नीची करता है, या तो मंदिर के अंदर अपने आराध्य के सामने या मृत्यु के समय, उसी समय नजरें बंद होती है। तो गौरी इससे बहुत गुस्सा होता है, भड़कता है और पृथ्वीराज की दोनों आंखें फुड़वा देता है। कहते हैं गरम गरम सलाखें उसकी आंखों में डाल दी जाती है। उसका दोस्त और दरबारी चंद्रबरदाई फकीर के वेश में उससे मिलने गजनी जाता है। गौरी के पास पहुंचता है और उसको कहता है कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण है, आप उसके शब्द भेदी बाण चलाने का तमाशा देखें। तो गौरी कहता है पृथ्वीराज मेरा कहना नहीं मानता, मैंने तो एक बार उसको नजर नीचे करने के लिए कहा था, तब भी वो तो मेरे सामने सामने बोल रहा था, इसलिए अब मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा। तो गौरी कहता है मैं बात करता हूँ। चंद्रबरदाई कहता है मैं बात करता हूँ उससे। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज को मिलने गया। वो पृथ्वीराज अपने दोस्त की आवाज को पहचान जाता है, वह शब्द भेदी बाण चलाने के लिए तैयार हो जाता है। गौरी का दरबार लगता है। ऊंचे टीले के ऊपर ऊंचा सिंहासन लगाकर गौरी वहां बैठा रहता है। पृथ्वीराज को धनुष और बाण दिए जाते हैं और उस समय चंद्रबरदाई पृथ्वीराज को एक श्लोक सुनाता है, ठीक है ना, कि गौरी का दरबार लगा रहता है, पृथ्वीराज को बुलाया जाता है। तब चंद्रबरदाई एक दोहा कहता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान हैर मत चूके चौहान। इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान वहां से गौरी कहता है बाण चलाओ, तो शब्द सुनाई देता है। तो शब्द सुनाई देता है पृथ्वीराज को, वो पहले ही पूरी पूरी बता देता है, मतलब वो पूरा इतनी दूरी पर गौरी बैठा है, चौहान आज मत चूकना, उस टाइम तूने भूल की थी, आज भूल मत करना। तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो वहां से बाण चलाता है और वो पृथ्वीराज शब्दवेदी बाण गौरी के गले में लगता है और गौरी वहीं पे मर जाता है। बाद में चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की कटार से हत्या कर दी और स्वयं ने भी क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। ये कौन सा ग्रंथ कहता है अपने को? पृथ्वीराज रासो। इसमें कुछ संशय है कि जैसे चंद्रवरदाई ने आत्महत्या कर ली, तो ये ग्रंथ बाद में लिखा किसने? चंद्रवरदाई ने किसको बताया? बता नहीं पाया, क्योंकि इसकी तो वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो चलिए इसके बारे में भी आगे देखते हैं। फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। देखो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को जलहण या कलहण, जो चंद्रवरदाई का पुत्र था, वो पूर्ण करता है। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम ध्यान रखना नट्य रंभा था। क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार और ध्यान रखना। मोहम्मद गोरी जब हिंदुस्तान को छोड़कर जाता है वापस गजनी, तब हिंदुस्तान का कार्यभार ध्यान रखना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है। पृथ्वीराज चौहान की छतरी काबुल के अंदर बनी हुई है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक अजमेर में है। पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा नगर बसाया था। पृथ्वीराज को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। और यह भी ध्यान रखना कि अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की जो छतरी बनी हुई थी, मोहम्मद गोरी की अंदर और पृथ्वीराज की बाहर, जहां जूते खोलते हैं वहां पर, वहां से हमारे ही एक राजपूत भाई थे, ठीक है ना, शेर सिंह राणा, वो वहां से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वापस भारत ले आते हैं। प्रेजेंट समय में शेर सिंह राणा वहां से अस्थियों को वापस लाने का कार्य शेर सिंह राणा द्वारा किया गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के काल में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था और अपनी कर्म स्थली अजमेर को बना दिया। गजनी के बारे में ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो में यहाँ पृथ्वीराज चौहान का अंत दिखाया गया है। नेत्रहीन पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी की हत्या की।
चंद्रप्रदायी द्वारा इस संबंध में पृथ्वीराज को एक दोहा सुनाया जाता है कि 4 बाग 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस घटना के बाद इतिहास में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान व चंद्रप्रदायी ने आत्महत्या कर ली। पृथ्वीराज चौहान की छतरी काबुल गजनी के अंदर बनी हुई है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक ध्यान रखना अजमेर में तारागढ़ किले में स्थित है। ये था पृथ्वीराज चौहान के बारे में। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं, मुख्य पेज की तरफ चलते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हमने ध्यान रखना अजमेर और दिल्ली के चौहान वंश, दिल्ली के ऊपर पृथ्वीराज चौहान का शासन रहा था। कैसे अपने को ज्ञात होता है ये ध्यान रखना कि इनके नाना थे आनंद पाल तोमर, उन्होंने इनको अपना उत्तराधिकारी चुना था। आज हमने किस किस के बारे में पढ़ा, ध्यान रखना अन्नाजी चौहान, जगदेव चौहान, अपराज्ञ, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर चौहान और पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ा है। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और तैयारी ऐसी कीजिए कि कोई भी एग्जाम आपको फेल ना कर सके। आप एग्जाम को क्रैक करें, क्लियर करें, अच्छी जॉब लगें। मेरी आशीष, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।